वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था के बारे में समझाता हूँ कि कोई वैद्युत द्विध्रुव कब स्थायी साम्यावस्था में होता है, अर्थात उस पर लगने वाला नेट बल का मान शून्य होता है। देखिए, माना ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा यह है। आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, अर्थात ये जिस आवेशों के समुदाय के कारण ये वैद्युत क्षेत्र निर्मित हुआ है उसका धन आवेश इधर है, ऋण आवेश इधर है। माना आपने इस वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी रख दिया, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। ये दोनों आवेश परिमाण में बराबर हैं और इनके बीच की दूरी बहुत कम है, 12 है। इसके प्लस क्यू आवेश पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा, हमें पता है जब हम किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल काम करता है। प्लस क्यू आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा क्या होगी? इस वैद्युत बल की दिशा होगी ये। अब इस तरफ क्यों होगी? तो यहाँ धनावेश है, ये भी धनावेश है, धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इसके बल की दिशा इस दिशा में होगी। सिंपल बात। और इसका मान कैसे निकालेंगे? इसका मान आपको पहले समझाया था, E = F/Q, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र समझाया था। यहाँ से F = हो जाएगा E × Q, तो इस पर लगने वाला बल का मान हो जाएगा E × Q। ये आपकी समझ में आ गया। ऐसे ही जो माइनस क्यू आवेश है, इस पर बल जो F2 लगेगा, इसका मान E × Q ही होगा, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होगी क्योंकि यहाँ प्लस है, ये माइनस है, आकर्षित करेंगे तो इसकी दिशा इस तरफ होगी F2 की। अब आप बोलेंगे कि यहाँ क्यों की जगह -2 नहीं लिया, हमें केवल परिमाण लेना है, दिशा तो हम बता ही रहे हैं। तो अब इसका परिमाण ये हुआ, इस पर लगने वाले बल का परिमाण, इसका परिमाण ये हुआ। आप देखिए इन दोनों बलों का जो परिमाण है वो बराबर है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो नेट बल होगा F1, और क्या करेंगे क्योंकि ये परिमाण में बराबर हैं और दिशाओं में विपरीत हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और आप यूँ कह सकते हैं कि विपरीत दिशा में लगने के हिसाब से माइनस भी कर सकते हैं, E × Q और -E × Q, और ये हो जाएगा आपका 0। तो इस पर लगने वाला नेट बल हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपने समझा कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर नेट बल 0 लग रहा है, अर्थात ये वैद्युत द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में है। अब हम एक डेरिवेशन करते हैं। चलिए, अब आपको एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र की स्थापना करना सिखाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए और अपनी नोटबुक में इसको अच्छी तरह से लिख करके इसको याद कीजिएगा। देखिए, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण में आपको हमने ये बात समझा दी थी। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ से इस तरफ हमने यहाँ पे इंडिकेट करी है, अर्थात जिस आवेशों के समुदाय की वजह से ये आपका उत्पन्न हुआ है 100% धन आवेश इस तरफ है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन से ऋण की ओर होती है। यहाँ हमने इस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी इसका नाम ले लेते हैं, चाहे आप ए यहाँ ले सकते हैं, बी यहाँ ले सकते हैं, और प्लस क्यू आवेश इधर है और माइनस क्यू आवेश ए पर है। ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है। इनके बीच की जो दूरी है ये आप मान सकते हैं 2L, जैसा कि हम मानते ही आ रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा क्या होगी। इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, या आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में समझना तो उसकी दिशा ये होगी, पी की दिशा माइनस से प्लस की ओर होगी। साथ ही साथ जब हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है, इसमें दो आवेश हैं,
जब भी किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो बल का अनुभव करता है। तो प्लस Q आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। मान लिया इसका मान F1 है और तो वैल्यू इसकी F1 है और उसकी वैल्यू होगी F1 की QE दिशा आपने देख ली, दिशा इसकी इस डायरेक्शन में है। इसी प्रकार से -2 पर लगने वाले बल अगर F2 है तो इसकी वैल्यू QE होगी, लेकिन इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। तो अब आप समझ रहे हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव, उस पर दो बल लग रहे हैं F1 और F2, और ये दोनों जो बल हैं ये परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशाओं में विपरीत हैं। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो बल परस्पर बराबर और विपरीत दिशा में लगते हैं तो वो एक बल युग्म बनाते हैं और उस बल युग्म की प्रवृत्ति इस ऑब्जेक्ट को घुमाने की होती है। तो अब यहाँ पर भी ये एक बल युग्म बन रहा है। ये बल युग्म इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएगा और इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा, अर्थात इस तरह से घुमाएगा। वो जो बल युग्म है उस बल युग्म का आघूर्ण आप बहुत आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो उस बल युग्म का आघूर्ण बल युग्म का आघूर्ण मैं लिख देता हूं ढंग से। इससे पहले थ्योरी आपको लिखनी है जो मैंने अभी आपको समझाया वो थोड़ा बहुत। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण जानते हैं आप। बल युग्म के आघूर्ण को आप टो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है टाउ की? इसकी वैल्यू होती है दो बल युग्म में से, बल युग्म के जो दो बल हैं उनमें से कोई एक बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ये इस टाउ की वैल्यू होगी। तो अब बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी क्या है? इस बल की क्रिया रेखा यह है, इस बल की क्रिया रेखा यह है। अब लंबवत दूरी कैसे निकालें भाई? इसको ऐसे बढ़ा दीजिए आप आगे और यहां से इस पे लंब डाल दीजिए। तो ये जो आपका मान लिया ये C पर पड़ा, तो जो BC है ये इन बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है। एक बात आपको यहाँ और माननी पड़ेगी कि जो बल युग्म है जो ये वैद्युत द्विध्रुव है, माना ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हुआ है। ये पहले ही हमको लिखना पड़ेगा, थ्योरी में लिखना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि टाउ इक्वल टू हो जाएगा एक बल, कोई सा भी एक बल। अच्छा, इसको F1 और F2 मानने की जरूरत नहीं है, दोनों बल आपस में बराबर है, तो F मान लेते हैं। तो एक बल F गुणा बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी हो गई BC। अब BC जो है कैसे निकालेंगे? BC निकालना बहुत इजी, बहुत आसान। आप ये ट्राइंगल ABC लीजिए, इसमें आप देखिए BC आपका लंब है परपेंडिकुलर, और वैल्यू किसकी मालूम है आपकी को AB की, हाइपोटेन्यूज कर्ण। आपको पता है लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि BC अपॉन AB इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा। तो BC आपको याद करना है, तो ये हो गया AB साइन थीटा। AB कितना है 2L, तो हो गया 2L साइन थीटा। तो टाउ की वैल्यू आ गई एक बल F और इंटू बल का मान रख सकते हैं QE, और BC हो गया 2L साइन थीटा यहां से। अब आप इसको ऐसे करिए, Q इंटू 2L को आप अलग कर दीजिए और E को अलग कर दीजिए और इंटू 2L साइन थीटा आप यहां ले लीजिए। तो ये L है भैया,
तो टो इक्वल टू हो गया Q इंटू 12 क्या होता है, Q इंटू 12 आपने पढ़ा है, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको P से प्रदर्शित करते हैं और E, और सॉरी 12 हमने 2 बार दिया, P इंटू E और इंटू क्या हो गया साइन थीटा। तो आप समझे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टो इक्वल टू होता है PE साइन थीटा। इसको अगर आप इसका सदिश निरूपण करें, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें, तो कैसे लिखेंगे, टो इक्वल टू P क्रॉस E। ये तीनों ही आपकी सदिश राशियां हैं, क्योंकि आपको पता है A क्रॉस B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। 11वीं क्लास में आप समझ चुके हैं। उससे इसे क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं। इससे आगे चलते हैं। अब इधर देखिए, टो इक्वल टू PE साइन थीटा आपका ये हो गया। तो टो की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी भाई, टो की अधिकतम मान, टो की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। इस डेरिवेशन से साफ पता चल रहा है कि अगर साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा तो टो का मान मैक्सिमम होगा। साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जो कि थीटा इक्वल टू 90 की होती है। तो मैक्सिमम के लिए हम समझ सकते हैं थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए इक्वेशन 1 से टो मैक्सिमम इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टो मैक्सिमम इक्वल टू आ जाएगा PE साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई, तो टो मैक्सिमम की वैल्यू ये होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, तो आप इस सूत्र से उसको ज्ञात कर सकते हैं। यहां से आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एक परिभाषा और बना सकते हैं, अर्थात P की एक परिभाषा और बना सकते हैं। तो P की अगर परिभाषा हम यहां से बनाना चाहें तो क्या परिभाषा बनेगी कि P इज इक्वल टू, आप यदि आप यहां से ध्यान से समझिए, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 1 न्यूटन प्रति कूलम हो, E की यूनिट न्यूटन प्रति कूलम होती है। अगर इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू 1 न्यूटन कूलम हो, 1 न्यूटन प्रति कूलम हो, तो टो मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा P। इससे क्या पता चलता है, इससे परिभाषा बन जाती है। परिभाषा क्या बन जाती है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले उस अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि उस वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया हो। तो जैसा मैंने बोला उसको आप परिभाषा को यहाँ डाल दीजिए। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, भाषा तो बदल जाएगी कि किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है। देखिए बराबर है आपस में, जो उस वैद्युत द्विध्रुव पर तब कार्य करता है जबकि वह वैद्युत द्विध्रुव एकांक परबलता के अर्थात 1 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया हो। तो इस तरह से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। अब हम एक अन्य डेरिवेशन की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक अन्य महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेरिवेशन प्रूव करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव है को किसी वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य के लिए ये डेरिवेशन है। यही वैद्युत क्षेत्र आपने ऐसे ले लिया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है कि अधिकांश डेरिवेशन एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए हमारे पास। उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आपने ये रखा हुआ है, ये +q आवेश है, -q आवेश है, और इस समय ये स्थायी साम्यावस्था में है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच में जो कोण है वो 0 है। अब हम जानते हैं
कि अगर भाई ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, बीच की दूरी 2L है, तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव पर जिसे वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है उस पर एक वैद्युत बल आघूर्ण कार्य करता है। वैद्युत द्विध्रुव को जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल, यह बल का आघूर्ण, इसकी वैल्यू होती है टॉ इजिकल टू पी ई साइन थीटा। ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, ये आपने भी पहले भी इसको किया है। अब अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को कोई कोण थीटा घुमाना चाहते हैं, माना हमने इसको एक कोण थीटा घुमाना हमने इसको चाहा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा घुमाना हमने इसको चाहा, और फिर हम ये ज्ञात करना चाह रहे हैं कि इसको घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले इसको एक सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाइए। इसको हम यहां भी मान सकते हैं, मान लिया पहले हमने इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा से एक सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाया, तो अब इस सूक्ष्म कोण डी थीटा को डी थीटा पर घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव को एक सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य आपने कार्य। देखिए, जब हम किसी वस्तु को सरल रेखीय पथ पर विस्थापित करते हैं तो हम उसमें फॉर्मूला लगाते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। लेकिन यहां पर हम इसको मूवमेंट करा रहे हैं, तो यहां जो कार्य लगता है वो कार्य क्या होगा, वो कार्य होगा बल यू का आघूर्ण अर्थात बल आघूर्ण और गुणा कोणीय विस्थापन। तो कार्य जिसे आप W कहें, सॉरी क्योंकि छोटा कोण है इसलिए छोटा कार्य लेंगे, DW स्मॉल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा ये, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा बल आघूर्ण और गुणा कोणीय विस्थापन डी थीटा। तो आपने याद कर दिया कि वैद्युत द्विध्रुव को एक सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य DW इज इक्वल टू 2 × डी थीटा। अब अगर आप यहां से यहां तक घुमाने में किए गए कुल कार्य को ऐसे अनेक छोटे छोटे कार्यों से मिलकर बना मान सकें, तो ऐसी स्थिति में पूरा थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य को कैसे याद करेंगे। तो इसलिए कैसे याद करेंगे, उसके लिए हमको इस सूक्ष्म कार्य का समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन करना होगा, या आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव को चलो ऐसा कर लेते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव को मान लिया। देखिए यहाँ पर तो इसकी प्रारंभिक स्थिति यानी प्रारंभ में थीटा 0 था और बाद में थीटा की वैल्यू थीटा ही रखनी है, लेकिन हम इसको और व्यापक बनाते हैं। हम मानते हैं कि मान लिया प्रारंभिक स्थिति थीटा 1 है और अंतिम स्थिति थीटा 2 है। इस कंडीशन में थीटा 1 की वैल्यू 0 दिखाई दे रही है, थीटा 2 की वैल्यू थीटा दिखाई दे रही है, लेकिन और व्यापक बनाने के लिए इसको ऐसे लिखा जाता है, माना वैद्युत द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति थीटा 1 से थीटा 2 तक लाने में किया
लाना है इस हेतु यानी कि इस कार्य के लिए, इस हेतु किया गया कार्य। अब इस हेतु किया गया कार्य कैसे होगा? उस कार्य को हम इस समीकरण का प्रॉपर लिमिट लेकर के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब वो कार्य W कहलाएगा क्योंकि एक संपूर्ण कार्य है। तो वो कैसे निकालेंगे? हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टो डी थीटा, और लिमिट क्या लेंगे? भाई हमने θ1 से उसको कहाँ तक लाना है? θ2 तक लाना है। ये इसकी लिमिट लेगी तो कार्य हो जाएगा W θ1 इंटू, या चलो इसको पहले यूँ कर दीजिए, W हो जाएगा इंटीग्रेशन θ1 to θ2 dW। अगर इस पे हमने लिमिट लगाई तो W इंटीग्रेशन θ1 to θ2 dW की जगह हो गया तो d थीटा। इसको आगे इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं यहाँ पर, चलो यहीं लिख देता हूँ। इसलिए W अब θ1 to θ2 टॉ की वैल्यू देखिए P sin थीटा डी थीटा। P कांस्टेंट बन करके बाहर आ जाएगा। P इंटीग्रेशन θ1 to θ2 sin थीटा डी थीटा। इसका आगे चले तो क्या आएगा? W PE sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और लिमिट θ1 to θ2। तो जब हमने यहाँ तक किया, इसके बाद W PE बहुत अच्छी तरह से आप जानते हो, सबसे पहले थीटा की जगह θ2 वैल्यू ली जाती है, फिर माइनस का साइन लगा करके थीटा की जगह θ1 की वैल्यू ली जाती है। बायो ग्रुप के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, माइनस कॉस थीटा की जगह θ2 और माइनस, तो ये अपने आप लगेगा। बायो ग्रुप के बच्चे ध्यान से सुने, माइनस कॉस और ये आपका θ1। तो W कितना आ जाएगा? PE माइनस माइनस प्लस कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इस तरह से ये व्यापक सूत्र इसका बन जाता है। अब विशेष स्थितियां आती हैं। विशेष स्थिति क्या बनती है? देखिए, विशेष स्थिति नंबर 1, यदि द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से थीटा कोण पर विस्थापित करना हो, ठीक है। यदि इस द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था अर्थात ये जब नेटवर्क शून्य होता है उससे थीटा कोण पर विस्थापित करना हो, तो ऐसी स्थिति में W आ जाता है PE cos θ1 स्थायी साम्यावस्था। θ1 कितना हुआ यहाँ? 0। मैं यहाँ लिख लेता हूँ θ1 0 और θ2 कितना है? थीटा। तो cos 0 और माइनस cos θ2 की जगह कितना लेंगे? थीटा। तो W PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा। एक आपकी विशेष स्थिति आपकी ये बन जाती है। विशेष स्थिति है यदि द्विध्रुव को हमें स्थायी साम्यावस्था के लंबवत दिशा में लाना है, अर्थात यहां से ऐसे लाना है। तो ऐसी स्थिति में यदि द्विध्रुव को थीटा बराबर 90 अंश तक विस्थापित करना है, तो ऐसी स्थिति में
मैं थोड़ा यहाँ एक लाइन इसको साफ करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए करना है। तो अब θ1 कितना लेंगे आप 0, लेकिन θ2 कितना लेंगे 90 डिग्री। तो फॉर्मूला बन जाएगा W इक्वल टू PE 1 माइनस, तो वही आएगा, आप θ1 की जगह आज 0 रखेंगे और cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो W इक्वल टू हो जाएगा PE। ये दूसरी स्थिति है। एक स्थिति आपको अपने आप सॉल्व करनी है, तीसरी, कि यदि द्विध्रुव को थीटा बराबर 180 अंश तक विस्थापित करना है, कहां से, स्थायी साम्यावस्था से। सुन लीजिए आप, द्विध्रुव को ये 3 स्थिति बनेगी, तीसरी स्थिति आपको स्वयं करनी है कि यदि द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से 180 अंश तक विस्थापित करना है, तब फॉर्मूला क्या बनेगा। θ1 तो 0, θ2 180 लेकर के आप बताइए क्या फॉर्मूला बनता है। इस तरह से आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है।